डिफरिंग स्टैंड विद इन मूवमेंट, यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद, शुरू होने के बाद, उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए, इनके क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या डिमांड्स थे, क्या डिज़ायर थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट के अनसक्सेसफुल होने के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट का सहारा लिया खिलाफत मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि इससे हिंदू मुस्लिम की एकता भी बढ़ जाए और नन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम हिंदुओं को सपोर्ट भी करे। लेकिन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसमें डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिज़ायर्स थे, मूवमेंट्स थे। यही कारण था कि यह मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और यह भी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे जन संघर्ष का महात्मा गांधी का यह पहला मूवमेंट था जो नन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बात कर सकते हैं कि मूवमेंट्स का इफ़ेक्ट जो है वो टाउन में कैसे पड़ा। टाउन में जो मिडिल क्लास के लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने इस मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशंस दिया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिए। टीचर्स, प्रोफेसर्स, हेडमास्टर्स, ये सारे जो है वो अपने कामों को गवर्नमेंट से रिजाइन देकर इलेक्शंस का बाइकआउट करने लगे। लेकिन महाराष्ट्र की जस्टिस पार्टी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो सपोर्ट करेंगी तो चुनाव नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होगा और इलेक्शंस न होने पर उन्हें राइट्स नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यह तो शहरों में लोगों के द्वारा काम किया जा रहा था और इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे नज़र आता है। जैसे कि नन कॉपरेशन मूवमेंट में ही फॉरेन गुड्स को जो है वो बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप को पिकेट किया गया यानी घेराबंदी किया गया, फॉरेन क्लोथ्स को जो है वो बाइकआउट किया गया, इंडियन क्लोथ को प्रमोट किया गया, खादी वस्त्र को प्रमोट किया गया। और रिजल्ट यह हुआ कि 1921 और 22 के बीच में ब्रिटिश सरकार का जो इनकम था 102 करोड़ से डिक्रीज कर 57 करोड़ पे आ गया। इससे तो पता चलता है कि शहर में जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था और सफल रहा। लेकिन यह मूवमेंट कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे स्लो पड़ने लगा। स्लो इसलिए पड़ने लगा कि जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर कर जॉब छोड़कर आए थे, स्कूल कॉलेज छोड़कर आए थे और खादी वस्त्र का उपयोग कर रहे थे, उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए। जैसे बच्चों के लिए नए स्कूल चाहिए, टीचर्स के लिए जो है वो काम करने के लिए नए इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी। खादी वस्त्र जो महंगा था उसके जगह पे कोई सस्ता वाला होना चाहिए। इसका अल्टरनेटिव सोर्स न होने के कारण मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होने लगा, यानी लोग धीरे धीरे पुनः जो है इस मूवमेंट को छोड़कर अपने कामों पर जाने लगे। वहीं कंट्री साइड में मूवमेंट्स की बात की जाए तो कंट्री साइड में मूवमेंट्स का कुछ अलग ही मतलब था। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अवध के क्षेत्र का। अवध के क्षेत्र में बाबा रामचंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा इस मूवमेंट्स को लीड किया जा रहा था और इसमें बहुत सारे किसान जो है वो जुड़े हुए थे। जो भी किसान थे वो खास तौर पे छोटे थे, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन बहुत कम या ना के बराबर थी और वो ज़मींदारों के अंडर में रहकर काम करते थे। यहाँ पर इन लोगों ने नन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब निकाला कि महात्मा गांधी ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो ज़मींदार है वो फ्री है, सॉरी, जो भी फार्मर्स हैं वो फ्री हैं। अब उन्हें किसी भी तरह के रेंट या टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है जो उनसे तालुकदार या ज़मींदार कलेक्ट करते थे। तो महात्मा गांधी के नाम पे ग्रामीण साइट्स में, गांवों में लोगों ने तालुकदारों को और ज़मींदारों को टैक्स देना बंद कर दिया। नाई धोबी सब जो है वो ज़मींदारों के यहाँ काम करने से मना करने लगे। यहाँ तक कि सिचुएशंस इतने बदतर हो गए कि कई जगहों पर इनके द्वारा जो है वो लूटपाट भी की गई। कई जगह तालुकदारों और ज़मींदारों के घरों पर हमला भी किया गया और यह मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। इसका रिजल्ट यह हुआ
कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से अब नाखुश होने लगे जो ग्रामीण साइड्स में चलाया जा रहा था। ये शहर और ग्रामीण के बाद जो है, अगर हम ट्राइबल रीजन्स की बात करें तो ट्राइबल रीजन्स में यानी आदिवासियों ने भी इस मूवमेंट में महात्मा गांधी का सहयोग दिया और वो भी एग्री थे, लेकिन उनके लिए भी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का मीनिंग मतलब अलग था। जैसे कि आंध्र प्रदेश के रीजन में इस मूवमेंट्स को लीड करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था अलवरी सीताराम राजू। अलवरी सीताराम राजू को थोड़ा सा मैजिकल पावर के रूप में देखा जाता था। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था कि इनके पास गॉड की पावर है और यह ब्रिटिश सरकार की गोली इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये अपने पावर से लोगों की बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। और आदिवासियों को इनका सहयोग मिलने के बाद आदिवासियों ने गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दिया, यानी लुक छुप कर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हमला। वो इसलिए ताकि आदिवासियों के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो जंगल से फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। यानी उनकी जंगल में एंट्री बैन कर दी गई थी। वो अपने जानवरों को जंगल में चराने के पर्पज से नहीं ले जा सकते हैं, हंटिंग करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। और इसका रिजल्ट हुआ कि इनके बीच जो है वो लड़ाइयाँ हुई। इसी प्रकार से प्लांटेशंस में काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उनके लिए भी उन लोगों ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का मानना कुछ और था। जैसे कि वो मानते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स आ जाने का मतलब यह है कि अब देश में गांधी राज आ गया, हम लोग स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की चार दीवारी को कभी भी पार करके हम अपने गांव घर जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। जबकि 1859 एक्ट जो था वह कहता था कि अगर कोई भी वर्कर्स एक बार प्लांटेशन में काम करने लगे तो वो बिना गवर्नमेंट के परमिशंस के बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में लगा कि गांधी राज आने से अब उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है। हजारों की संख्या में वर्कर्स जो है वो गाँवों को छोड़ प्लांटेशंस को छोड़कर अपने गांव की तरफ मूव किए, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फंस गए, क्योंकि उस समय देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स चल रहा था और कई जगह जो है वो पानी वाले जहाज बंद थे, बस, ट्रेन, रेलवे स्टेक सभी जगह स्ट्राइक्स था। इसीलिए ये वर्कर्स अपने घर नहीं पहुंच पाए और बीच रास्ते में ही ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया और काफ़ी ब्रूटल तरीके से इन्हें पीटा और इन्हें टॉर्चर किया।